हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 की प्रश्नावली 1.3 समुच्चय इस वन शॉट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल सहित और सभी क्वेश्चन सहित कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए बिना किसी देरी के हम सीखना स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 के बेसिक को। बेसिक में मैं आपको पूरी परिभाषाओं के साथ एक एक टॉपिक को समझाऊंगा, लेकिन आपको परिभाषा को याद नहीं करना है। एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, केवल कंसेप्ट पूछा जाता है कि उस परिभाषा का क्वेश्चन किस तरह से बनना है और किस तरह से सॉल्व होना है। यदि आप इस प्रश्नावली को जड़ से सीखना चाहते हो तो मेरा मानना है कि इस प्रश्नावली की परिभाषाओं को ढंग से तैयार करना, और अगर परिभाषा आपसे याद नहीं होती है तो परिभाषा पढ़ने के बाद जो परिभाषा का मीनिंग आपको सिखाया जाता है उसको अच्छे से सीखना है। ठीक है, चलिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 और उनके एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए थे। आज हम 1.3 और उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा सबसेट। सबसेट को हम हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। ठीक है, और उप समुच्चय को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि ये सबसेट होता क्या है, तो मैं परिभाषा बाद में समझाऊंगा, पहले एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे यहां पर हमें एक समुच्चय ए दे रखा है जिसके अवयव 1 2 3 है, और एक दूसरा समुच्चय दे रखा है बी जिसके अवयव 1 2 3 4 5 हमें दे रखा है। तो हम यहाँ पे दोनों समुच्चयों की सिमिलरिटी देखते हैं, समानता देखते हैं कि जो अवयव एक है वो ए में भी है और वही एक अवयव बी में भी है। जो दूसरा अवयव है वह ए में होने के साथ साथ बी में भी है। जो तीसरा अवयव है वह ए में होने के साथ साथ बी में भी है। आप देख सकते हैं, एक दोनों में है, दो भी दोनों में है, तीसरा अवयव 3 दोनों में है। तो हम कह सकते हैं अगर किसी समुच्चय एक के सभी अवयव अगर समुच्चय दूसरे में अगर उपलब्ध हो तो वो पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। ये उपसमुच्चय की पहचान है कि ए जो है यहां पे वो सबसेट है बी का। ठीक है, परिभाषा क्या है? ए के यदि किसी पहले समुच्चय के सभी अवयव अगर दूसरे समुच्चय में हो तो वो पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। और उपसमुच्चय को इस तरह लिखते हैं कि ए सबसेट है, उपसमुच्चय है बी का। अब इसको डेफिनेशन में कैसे परिभाषित किया गया है उसको समझना है। यदि समुच्चय ए और बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं, और इस तथ्य को ए सबसेट बी लिखकर व्यक्त करते हैं। समुच्चय ए उपसमुच्चय है समुच्चय बी का, ऐसा ऐसे पढ़ते हैं। वही मैंने आपको समझाया था कि जो सबसेट होता है, समुच्चय होता, उपसमुच्चय जो होता है यानी उसमें कोई पहला समुच्चय दे रखा होगा, दूसरा समुच्चय दे रखा होगा। हमें बताना है कि पहला दूसरे का उपसमुच्चय है या नहीं। तो सिंपल, पहले वाले के सभी अवयव दूसरे वाले में मौजूद हो तो पहला वाला दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय होगा, अदरवाइज उपसमुच्चय नहीं होगा। और उपसमुच्चय को इस प्रकार के चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है और पढ़ा जाता है कि ए समुच्चय बी समुच्चय का उपसमुच्चय है। ठीक है, आपको परिभाषा याद नहीं करनी है, बस आपको हर टॉपिक की परिभाषा को समझना जरूर है कि इस टॉपिक की परिभाषा में क्या कहा जा रहा है और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दूसरी परिभाषा हमें सीखनी है, उचित या वास्तविक उपसमुच्चय किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा सीखने से पहले हम एक उदाहरण की चर्चा करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमें एक समुच्चय ए दे रखा है जिसमें 1 2 3 उसके अवयव हैं। एक अन्य समुच्चय बी दे रखा है जिसमें 1 2 3 4 इसके अवयव हैं। तो हम यहां देखते हैं कि 1 2 3 यानी पहले वाले समुच्चय के सभी अवयव दूसरे वाले समुच्चय के सभी अवयवों में हमें मिलते हैं। क्या पहला समुच्चय दूसरे समुच्चय में पूरा नजर आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए है वह सबसेट है बी का। ठीक है,
और ए जो है बराबर नहीं होना चाहिए बी के, बिल्कुल। इसमें अवयव कितने हैं 3 और इसमें अवयव कितने हैं 4, तो अलग अलग अवयव है, इसका मतलब दोनों अवयव बराबर नहीं है। अतः समुच्चय ए समुच्चय बी का उचित समुच्चय है और समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। इस लाइन को मैं यहां पे समझाता हूं। जैसे उदाहरणार्थ हमने यहां पे क्या लिया कि हमारे पास एग्जाम्पल से दोबारा समझना, ऊपर वाले एग्जाम्पल को मैं यहां समझा रहा हूं। एक समुच्चय हमें ए दे रखा है और जिसमें जो अवयव हैं वो 1 2 3 है, और एक अन्य समुच्चय हमें बी दे रखा है जिसमें जो अवयव हैं वह 1 2 3 4 दे रखा है। तो मैं कह सकता हूं कि समुच्चय ए के 3 अवयव समुच्चय बी में मौजूद हैं। अगर है तो ये जो ए है वह किसका सबसेट कहलाएगा, बी का। लेकिन हम ए में और बी में अगर देखें तो अवयव की संख्या 3 4 अलग अलग है, तो ये जो ए है वो बराबर नहीं है किसके, बी के। ये भी नजर आ रहा है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस ए को तो कहेंगे उचित समुच्चय। क्या कहेंगे, उचित समुच्चय। इसका दूसरा नाम है वास्तविक समुच्चय। या तो इसे हम उचित समुच्चय कहेंगे या फिर इसे क्या कहेंगे, वास्तविक समुच्चय। और जो बी है इस बी को कहा जाएगा अधिसमुच्चय। इस बी को क्या कहा जाएगा, अधिसमुच्चय। तो ये आपको इस तरह से याद करना है, याद रखना है कि यदि ए बी का उपसमुच्चय हो तथा साथ ही साथ ए और बी बराबर नहीं हो तो उस ए को हम कहेंगे उचित या वास्तविक समुच्चय और उस बी को हम कहेंगे अधिसमुच्चय। ठीक है, और यही ऊपर लिखा हुआ था, इसी को हमें समझना था। आगे एक नोट और दे रखा है, कोई समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय तो हो सकता है। कहने का मतलब हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है ए, अगर मैं इसी ए को ए का उपसमुच्चय कहूं तो बिल्कुल ये जो ए है वह ए का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय। स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय बन सकता है। ए में भी हमारे पास कितने अवयव हैं, 1 2 3, वापस ए में भी कितने होंगे, 1 2 3। तो ए के सभी अवयव अगले वाले ए में हैं, तो खुद का क्या हो सकता है, उपसमुच्चय हो सकता है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। यानी अगर मैं इस ए का उचित उपसमुच्चय बनाऊं, यानी इस प्रकार का चिन्ह लगाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय हो सकता है लेकिन स्वयं स्वयं का उचित उपसमुच्चय हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अब हम उचित या वास्तविक समुच्चय की परिभाषा को ऊपर जानते हैं। जो हमने सीखा है उसकी परिभाषा हमें किस तरह से याद रखनी है। उचित या वास्तविक उपसमुच्चय होने के लिए यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी ऐसे हैं कि जिसमें ए बी का उपसमुच्चय हो, ए बी के बराबर नहीं हो, तो समुच्चय ए को उचित समुच्चय कहा जाता है और समुच्चय बी को अधिसमुच्चय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको ये दोनों डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक जो है वो है अधिसमुच्चय यानी सुपरसेट किसे कहते हैं। सुपरसेट की परिभाषा को पढ़ने से पहले मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको सुपरसेट समझाता हूं। मान लेते हैं एक समुच्चय हमें दे रखा है ए, जिसके अवयव हैं 1 2 3। एक दूसरा समुच्चय दे रखा है बी, जिसके अवयव हैं 1 2 3 4। तो हम देख सकते हैं कि समुच्चय ए के सभी अवयव जो हैं वह समुच्चय बी में हैं। तो क्या समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या उपसमुच्चय होगा, पहली चीज तो क्लियर है। लेकिन ए और बी ये दोनों ही अलग अलग हैं, एक में 3 अवयव है, एक में 4 अवयव हैं, तो बराबर नहीं है। तो इस केस में अगर मुझे कोई कहे क्या बी इस ए का उपसमुच्चय हो सकता है क्या, तो मैं मना कर दूंगा, क्योंकि बी में हमारे पास 4 जो अवयव है वो ए में मौजूद नहीं है। तो मैं ए को तो बी का उपसमुच्चय कह सकता हूं लेकिन बी को मैं ए का उपसमुच्चय नहीं कह सकता। तो इस केस में मैं उपसमुच्चय नहीं कहूंगा, लेकिन इस बी को ए का मैं क्या कहूंगा, अधिसमुच्चय। और अधिसमुच्चय में हम इस उपसमुच्चय वाले चिन्ह को बदल देते हैं। ये जो इस प्रकार का उपसमुच्चय का उल्टा जो चिन्ह लगा है इसे कहते हैं अधिसमुच्चय। यानी यहां पर इस बी को क्या नाम दे दिया है, सुपरसेट, या फिर इसका नाम क्या रख दिया है, अधिसमुच्चय। जबकि ये ए क्या है हमारे पास इस वक्त, उप समुच्चय।
तो अधिसमुच्चय होने की जानकारी क्या है कि ए बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। उस केस में बी ए का उपसमुच्चय नहीं होगा, बी ए का अधिसमुच्चय होगा। अधिसमुच्चय का जो चिन्ह होता है वह उपसमुच्चय का विपरीत होता है, उल्टा होता है। अब इसकी परिभाषा से समझते हैं कि अधिसमुच्चय की डेफिनेशन क्या है। यदि समुच्चय ए तथा समुच्चय बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, यानी यहां तक तो कहा गया कि ये जो ए है यह बी का क्या है, सबसेट, परंतु समुच्चय बी समुच्चय ए का उपसमुच्चय नहीं है। यहां पे कहा गया कि ये जो बी है वह ए का क्या नहीं होना चाहिए, उपसमुच्चय नहीं होना चाहिए। समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। इस केस में हम कह सकते हैं बी जो है वह ए का क्या है, अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे शब्दों में ए बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। इस केस में बी को ए का क्या कहा जाता है, अधिसमुच्चय। ठीक है, परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, इसलिए परिभाषा पे याद रखने का कोई काम आपको नहीं करना है। बस हम जब कंसेप्ट को पढ़ें तो बस आपको परिभाषा बारीकी से समझनी है कि परिभाषा में कहा क्या गया है, जिससे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बनाना सीख जाएंगे और क्वेश्चन को प्रेजेंटेशन करना सीख जाएंगे। ठीक है, और ऐसी एक्सरसाइज के अंदर केवल प्रश्न को बनाना आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ याद रखने हैं कंसेप्ट, प्रत्येक समुच्चय ए के लिए क्या होता है। यदि मैं यहां पे फाई लिख दूं, फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, तो रिक्त समुच्चय को किसी समुच्चय का उपसमुच्चय कहा जा सकता है। ये याद रखना कि रिक्त समुच्चय जो होता है वह किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा। अर्थात रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो हमें एक उपसमुच्चय तो पता चल ही जाएगा किसी भी समुच्चय का। और दूसरा है स्वयं स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय कहलाता है। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये याद रखने वाले पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमें दे रखा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहां पे लिखते हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के कुछ महत्वपूर्ण उपसमुच्चय निम्न हैं। मतलब रियल नंबर के कौन कौन से उपसमुच्चय बन सकते हैं उनको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय देखते हैं, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते हैं। सेकंड नंबर पे आती है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, यानी इसको W से व्यक्त करते हैं और ये 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। तीसरे नंबर पे आती है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। पूर्णांक संख्याएं जो है वह Z से निरूपित की जाती है, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक क्या करती हैं, चलती हैं। तो यहां सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरल नंबर जो n है उसके जो अवयव 1 2 3 4 5 अनंत तक हैं, क्या वो पूर्ण संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक 0 को छोड़कर क्या बाकी पूरी की पूरी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या में मौजूद है। तो हम कह सकते हैं प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का प्रत्येक अवयव पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में विद्यमान है, इसलिए प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या की उपसमुच्चय होती है। पहली चीज क्लियर है। सेकंड नंबर पे हम देखते हैं, अच्छा फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 अनंत तक की सारी संख्या पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 आगे तक कंटिन्यू देखी जा सकती है। तो ये जो प्राकृत संख्या होती है यह पूर्ण संख्या की भी क्या होती है, उपसमुच्चय होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है अनंत तक चलती है, और पूर्णांक संख्या में इनको देखा जा सकता है 0 से लेकर अनंत तक। तो हम कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं के समुच्चय का प्रत्येक अवयव पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में विद्यमान है, इसलिए हम यहां पे W को कहां देख सकते हैं, पूर्णांक संख्या में। तो यहां पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या की उपसमुच्चय कहलाती है। तो क्या इस तरह से हम वास्तविक संख्याओं में आने वाली और संख्या किन किन संख्याओं का उपसमुच्चय बन सकती है, क्या उसको यहां पर एनालाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, वास्तविक संख्याओं में और कौन कौन सी संख्या को रखा गया है। चौथे नंबर पे हमें दे रखा है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं परिमेय संख्या को हम Q से दर्शाते हैं और उसकी संख्या इस तरह से परिभाषित है
कि परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, जहां p जो है वह भी पूर्णांक से आता है, q जो है वह भी पूर्णांक से आता है, लेकिन इस q का मान जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिमेय संख्या के अंदर ध्यान रखना, परिमेय संख्या के अंदर सभी परिमेय संख्या जो होती है, यानी z जो q जो होता है, परिमेय संख्या को q से लिखते हैं। इन परिमेय संख्याओं के अंदर हम कौन सी संख्या को दे सकते हैं, पूर्णांक संख्या को। तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में होने की वजह से हम पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या का उपसमुच्चय कह सकते हैं। इसी तरह आगे दे रखा है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। हम कह सकते हैं अपरिमेय संख्या को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें x इस तरह से परिभाषित है कि ये x जो है वह वास्तविक संख्याओं से आता है, और x जो है वह यहाँ परिमेय संख्या का भाग भी हो सकता है, जहां पर हम इसे r माइनस q से लिखते हैं। मतलब वास्तविक संख्याओं में अगर हम परिमेय को घटा दें तो कौन सी संख्या आएगी, अपरिमेय संख्या आएगी। और ये जो अपरिमेय संख्या होती है वास्तविक संख्याओं में होती है, तो हम कह सकते हैं ये जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या कौन सी, t। अपरिमेय संख्या जो t है वह वास्तविक संख्या रियल संख्या में होती है, इसलिए अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय कहा जा सकता है। ठीक ऐसे ही ये जो z है, यानी पूर्णांक जो संख्या दे रखी है, यह पूर्णांक संख्या नहीं, अब क्योंकि हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, ये जो परिमेय संख्या होती है यह भी वास्तविक संख्याओं से आती है, तो हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का भी उपसमुच्चय होगी। इस तरह से हम टोटल संबंध देख सकते हैं। उपरोक्त का परस्पर संबंध क्या होता है, यहां पर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के उपसमुच्चय होती है, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के उपसमुच्चय होती है, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के उपसमुच्चय होती है, परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या में आने वाली संख्याओं का जो समुच्चय होता है वो किस तरह से किस संख्या के साथ उपसमुच्चय बनाता है और कैसे बनाता है। ठीक है, इस तरह से हमने नंबर सिस्टम के अंदर चेक किया कि कौन सी संख्या किसका उपसमुच्चय बनाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अगले बेसिक पे। देखो, मैं इस प्रश्नावली 1.3 का जो बेसिक है वो पूरा डिटेल से तैयार करके लाया हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आप अपनी इस प्रश्नावली के अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़े, और आप जब क्वेश्चन को करें तो हर क्वेश्चन आपको इजी लगे, क्योंकि इस प्रश्नावली के क्वेश्चन में जब आप उपसमुच्चय, समुच्चय, बिलोंग टू का संबंध जब चेक करोगे तो आपको एक जैसा सिमिलर लगेगा और कंफ्यूजन ज्यादा रहेगा। जैसे मैं तीसरा क्वेश्चन करवाऊंगा तब ये चीजें आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, इसलिए वहां वो कंफ्यूजन ना बने, इसके लिए हम बेसिक में थोड़ी सी मेहनत करवा रहे हैं कि बेसिक आप अच्छे से तैयार कर लोगे तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं अंतराल के बारे में। अंतराल में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के उपसमुच्चय के रूप में अंतराल हम कितने प्रकार के पढ़ते हैं। अंतराल में सबसे पहले नंबर पे आता है विवृत अंतराल, जिसे अपन कहते हैं ओपन इंटरवल। परिभाषा को जानने से पहले मैं इसको शॉर्टकट समझाता हूं, उसको समझने की कोशिश करना। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय a दे रखा है और वह इस तरह से परिभाषित है कि उस समुच्चय में x परिभाषित है, जो x है वह रियल नंबर से आता है, और रियल नंबर में आने के साथ जहां x की जो वैल्यू है वह 4 से हमें बड़ी लेनी है और 10 से हमें छोटी लेनी है। तो इस समुच्चय निर्माण का हमें अंतराल लिखना है और अंतराल का प्रकार बताना है। तो जो हम विवृत अंतराल यानी ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं उसको समझना है। देखो, आप इस पूरे समुच्चय के अंदर इन दो प्रकार के चिन्ह पे ध्यान दोगे। ठीक है, यहां पर दे रखा है आपको लेस देन, और यहां पर x के लिए दे रखा है ग्रेटर देन, और इधर 10 के लिए दे रखा है लेस देन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 4 से क्या लेना है, बड़ा, यानी 4 को नहीं लेना है। 10 से क्या लेना है, छोटा, यानी 10 को नहीं लेना है। यानी जिस संख्या के बारे में कहा जाए उस संख्या का सीमा कहां से प्रारंभ और कहां पे अंत है उसको लेना है या उसको छोड़ना है, उस आधार पे अंतराल को विभाजित किया गया। तो यहां पे मैं कहूंगा कि एक नंबर तो हमें दे रखा है यहां पे 4,
और एक नंबर हमें यहां पे दे रखा है 10। ये दो नंबर दे रखे हैं, न तो हमें 4 को लेना है न हमें 10 को लेना है। और इसके बीच में जो 5 से स्टार्ट होता है, जैसे यहां पे 5, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 9, इन संख्याओं को लेना है। इन संख्याओं को कहते हैं हम विवृत अंतराल। तो हम यहां पे विवृत अंतराल को दर्शाने के लिए, जैसे अगर मैं इसका विवृत अंतराल बनाऊं कि विवृत अंतराल कैसे बनेगा, तो विवृत अंतराल में हमें कौन कौन सी संख्या लेनी है उसके आधार पे हमें कोष्टक लगाने हैं। अगर हमें 4 नहीं लेना है तो 4 को लिख दिया, 10 को नहीं लेना है तो 10 को लिख दिया। नहीं लेना है इसके लिए छोटे कोष्टक लगाते हैं, लेना है तो बड़े कोष्टक लगाते हैं। नहीं लेना है तो छोटे कोष्टक लगाए हैं, और ये छोटे कोष्टक ही विवृत अंतराल को दर्शाते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 4 और 10 को छोड़कर इसके बीच में आने वाले सभी अंतराल विवृत अंतराल कहलाते हैं। विवृत अंतराल को ऐसे दर्शाते हैं। विवृत अंतराल को संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शाया जाता है। ठीक है, अब इसकी परिभाषा क्या कह रही है वो समझना है। परिभाषा में ये दे रखा है, यदि a और b रहते हैं R में, यहां पर a और b कौन है, वो दो संख्या 4 और 10, जो कहां पर रहते हैं, वास्तविक संख्याओं में। और हमें यह भी पता है कि 4 जो है छोटा है 10 से, यानी a इज लेस देन b। तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x इस तरह से परिभाषित है कि a जो है वह x से छोटा है, a जो है वह x का मान a से बड़ा लेना है लेकिन b से छोटा लेना है, एक विवृत अंतराल कहलाता है। इस अंतराल को हम क्या कहेंगे, विवृत अंतराल। और विवृत अंतराल को दर्शाने के लिए उन दोनों संख्या a और b को लेनी है और छोटे कोष्टक में उनको दर्शाना है। इसके द्वारा उन्हें निरूपित किया जाता है। यानी a और b के मध्य स्थित सभी बिंदु अंतराल a b में होते हैं। a और b के मध्य का मतलब कौन कौन सी संख्या, यहां पे लिखा हुआ है 5, 6, 7, 8, 9, इन संख्याओं को इसमें लेना होता है। परंतु a और b स्वयं इस अंतराल में नहीं आते हैं। मैंने कहा था ना कि a और b का मतलब 4 और 10 को छोड़कर बाकी इनके मध्य में आने वाली संख्या विवृत अंतराल को दर्शाती है। ऐसे हम विवृत अंतराल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से विवृत अंतराल आपको शॉर्टकट में समझ में आ गया होगा। परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, विवृत अंतराल को कैसे कैचअप करना है, लिखना कैसे है, वो चीजें आपको समझनी है। आगे इसके सेकंड अंतराल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे जो अंतराल दे रखा है उसे कहा गया है संवृत अंतराल या बंद अंतराल, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है a, और ये समुच्चय किस तरह से परिभाषित है, x सच दैट x में परिभाषित है रियल नंबर। और रियल नंबर कैसे परिभाषित है, इस x में जो मान दे रखा है वही 4 से 10 तक लेना है, लेकिन बड़ा बराबर लेना है और छोटा बराबर लेना है। बस इन चीजों को समझना है। अब पीछे वाले आपने विवृत अंतराल में क्या देखा कि यहां पर केवल लेस देन ग्रेटर देन वाले साइन थे, लेकिन इक्वल वाले साइन नहीं थे। जैसे ही अंतराल बदलता है, विवृत से संवृत होता है, तो आपको लेस देन ग्रेटर देन के साथ साथ इस प्रकार के बराबर चिन्हों को भी जोड़ना है। अब अगर मैं संख्या रेखा पर लिखूं तो संख्या रेखा पर मान लेते हैं बराबर होने की वजह से हम इनको डार्क करके लिख देंगे। डार्क का मतलब है इन बिंदुओं पर आने वाली संख्याओं को भी हमें लेना है। और अगर इनको डार्क हम नहीं करते हैं, शेडेड यानी छायांकित नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है विवृत अंतराल, यानी इन संख्याओं को नहीं लेना है। इन संख्याओं में हमें 4 और 10 को शामिल करना है, और इसके साथ के साथ इन बीच वाली संख्या जो जो बने उनको भी अंतराल में शामिल करना है। अगर इसी को हमें संवृत अंतराल में लिखना हो तो संवृत अंतराल में इनको कैसे दर्शाएं, संवृत अंतराल में अंतराल की संख्या कहां से स्टार्ट हो रही है, 4 से, कहां खत्म हो रही है, 10 पे लेना है इनको, इसलिए बड़े कोष्टक से दर्शाते हैं। बस ये बड़ा कोष्टक ही पहचान है संवृत अंतराल का। इस तरह से हम विवृत अंतराल और संवृत अंतराल को समझ सकते हैं। संवृत अंतराल की परिभाषा क्या लिखी है, केवल समझने का काम है। यदि a और b ऐसी दो संख्या हैं जो विलोम करती है, विलोम किसमें करती है, वास्तविक संख्या में। इस केस में a और b जो है, a बड़ा है किससे, b से, यानी a को मैंने यहां 10 मान लिया और b को यहां पे 4 मान लिया, तो a b से बड़ा है। तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय x सच दैट इस तरह से परिभाषित है कि जो a है उसका जो मान है वह लेस देन ग्रेटर देन x से लेस देन ग्रेटर देन
और बी से। एक संवृत या बंद अंतराल होता है, इसे हम ए और बी द्वारा निरूपित करते हैं। देखो बड़ा वाला कोष्टक लगा दिया विवृत अंतराल संवृत अंतराल के लिए। इस अंतराल ए और बी में ए और बी के मध्य, यहां पे बी है, ए और बी के मध्य में स्थित सभी बिंदु साथ ही स्वयं अत्यंत बिंदु ए और बी भी सम्मिलित होते हैं। इसका मतलब यही है कि हमें इस तरह की असमीकाओं में चेक करना है कि लेस देन ग्रेटर देन अगर आए, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल अगर आए, तो उनमें उन संख्याओं को भी अंतराल में शामिल करके लिखना है। यह संवृत अंतराल की खूबी है, पहचान है। ठीक है, तो इस तरह से हम संवृत और विवृत अंतराल, दो प्रकार के अंतराल को सीख चुके हैं। एक तीसरा अंतराल और आता है। तीसरे नंबर का जो अंतराल आता है उसका नाम है अर्ध संवृत अंतराल, जिसका नाम है सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते हैं इसको हम दो एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमारे पास कोई एक समुच्चय ए है जो इस तरह से परिभाषित है, x such that x belong to रियल नंबर, जहां इस x का जो मान है वो a से बड़ा या इसके बराबर लेकिन छोटा इस b से होता है। ठीक है, और इसी को मैं एक एग्जाम्पल b से और लिखता हूं कि जो x such that x belong to रियल नंबर, जहां पर a का जो मान है वह लेस देन x से लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू b से होता है, लेस देन इक्वल्स टू b से होता है। तो आप इन दोनों एग्जाम्पल में देखोगे कि यहां पर x के मान में एक बार तो आगे बराबर लिखा हुआ है और एक बार यहां पीछे बराबर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब बराबर लिखने का मतलब होता है संवृत, और पूरा नहीं लिखा हुआ है, दोनों में नहीं लिखा हुआ है, आधे में लिखा हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं अर्ध संवृत। और इसी अंतराल का नाम क्या रख दिया गया, अर्ध संवृत अंतराल। इस अंतराल में हमें अगर इसका अर्ध संवृत अंतराल लिखना है, अगर इसका अर्ध संवृत अंतराल हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो संख्या तो इसमें देखो a और b दो आ रही है, जिधर बराबर दे रखा है उधर बड़ा ले लेना है, जिधर बराबर नहीं दे रखा है उधर छोटा ले लेना है। तो विवृत और संवृत दोनों अंतरालों का एक साथ आना भी अर्ध संवृत अंतराल को दर्शाता है। यहां पर दोबारा हमें अर्ध संवृत अंतराल अगर लेना है, अर्ध संवृत अंतराल अगर हमें लेना है तो इसमें हम अर्ध संवृत अंतराल कैसे लेंगे? देखो a और b को तो हमें लेना ही है, तो हमने a को भी लिख दिया, b को भी लिख दिया, लेकिन हमें a नहीं लेना है तो छोटा, लेकिन b के लिए बराबर दे रखा है तो b को लिखना है, लेना है तो बड़ा। तो इस तरह से एक बार बड़ा कोष्टक और एक बार छोटा कोष्टक अंतराल की लिमिट को देखकर लिखना अर्ध संवृत अंतराल कहलाता है। यह अर्ध संवृत अंतराल में लिखा जाता है। ऊपर हम परिभाषा को समझ लेते हैं, वास्तविक अर्थ हमें समझ में आ गया। अर्ध संवृत अंतराल में क्या होता है, a और b दो संख्या होती है जो कहां से आती है, वास्तविक संख्या से, और यह भी दे रखा है कि a का जो मान है वह b से बड़ा होता है। तब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए x कैसे परिभाषित है, a जो है वह बड़ा और बराबर है x से लेकिन छोटा है b से, अथवा x सच दैट a जो है वह लेस देन x से है लेकिन लेस देन इक्वल्स टू b से है। अर्ध संवृत अंतराल कहलाते हैं। आप देख पा रहे होंगे एक बार a के लिए हमें बराबर दे रखा है छोटे अंतराल के साथ, और एक बार हमें b के लिए बराबर दे रखा है छोटे अंतराल के साथ, और इन्हें क्रमशः हम जिसके लिए बराबर दे रखा है उसको बड़े कोष्टक के लिए, जिसके लिए बराबर नहीं दे रखा है उसको छोटे कोष्टक के लिए, सेकंड वाला, जिसके लिए बराबर दे रखा है उसको बड़े कोष्टक के लिए, यानी इस b को हम बड़े कोष्टक से दर्शाएंगे, और जिसमें छोटा दे रखा है उसमें छोटे कोष्टक के लिए निरूपित किया जाता है। अंतराल a b में a तो होता है परंतु b नहीं होता है। इसी प्रकार अंतराल a b में b तो सम्मिलित है, यानी b तो हमें लेना है लेकिन क्या नहीं लेना है, a। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जिधर छोटा कोष्टक लगा हुआ है उसको नहीं लेना है, जिधर बड़ा कोष्टक लगा हुआ है उसको लेना है। ठीक है, तो इस अंतराल में a को तो नहीं लेना है लेकिन b को लेना है, और इस अंतराल में हमें a को तो लेना है लेकिन b को नहीं लेना है, क्योंकि जिधर बड़ा कोष्टक है उसको अंतराल में शामिल करना है संवृत अंतराल होने के कारण, और जिधर छोटा कोष्टक लगा हुआ है उसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि वो विवृत अंतराल में है। ठीक है, इस तरह से ये अंतराल वाला क्वेश्चन आगे हम करेंगे। अंतराल वाले क्वेश्चन को आपको इस तरह से ध्यान में रखना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक की ओर। आगे हमें दे रखा है बेसिक में संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R के उप समुच्चय के रूप में विवृत, संवृत और अर्ध संवृत अंतरालों को चित्र में प्रदर्शित किया गया है। कैसे? यदि मान लेते हैं हमें संवृत अंतराल को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम इस तरह से दर्शाएंगे। जैसे हमें एक संवृत अंतराल दे रखा है, बड़े वाले कोष्टक के भीतर दो अवयव है 4 और 5। तो संख्या रेखा पर दर्शाना है तो सबसे पहले हम संख्या रेखा पे 4 दर्शाएंगे, फिर 5 दर्शाएंगे और उसके बीच में आने वाली समस्त पॉइंट वाली सभी संख्याओं को शामिल करेंगे। संवृत अंतराल लेना है तो जो गोले हम बनाए उनको हमें भरना है, वो संवृत अंतराल की पहचान है। तो 4 को भी लेना है तो गोला भरा हुआ है, 5 को भी लेना है तो ये गोला भरा हुआ है। ठीक इसी तरह अगर हमें विवृत अंतराल को संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम इस तरह से विवृत अंतराल को संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। जैसे हमारे पास एक विवृत अंतराल 4, 5 दे रखा है, इसको संख्या रेखा पर ड्रॉ करना है तो हम 4 और 5 को इस तरह से संख्या रेखा पर लिखकर और गोले बना सकते हैं। जो गोले हम बना रहे हैं उनको हमें भरना नहीं है, क्योंकि विवृत अंतराल यानी छोटे वाले कोष्टक की तरफ के गोले हमेशा खाली होने चाहिए। तीसरे नंबर पे है अर्ध संवृत अंतराल को अगर हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे लिखेंगे? जैसे मान लेते हैं बड़ा वाला कोष्टक 4, 5 छोटा वाला कोष्टक, इसे हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है तो 4 और 5 ये गोले 4 और 5 संख्या को दर्शाएंगे, लेकिन जिधर बड़ा वाला कोष्टक है उसको भरना है, जिधर छोटा वाला कोष्टक है उसको नहीं भरना है। ठीक है, और अर्ध संवृत अंतराल में ऐसा भी हो सकता है कि 4 की तरफ छोटा वाला कोष्टक और 5 की तरफ बड़ा वाला कोष्टक हो, तो हमें 4 और 5 को तो संख्या रेखा पे दर्शाना ही है, जिधर छोटा कोष्टक हो उसको छायांकित नहीं करना है, लेकिन जिधर बड़ा कोष्टक हो उसको छायांकित करना है। इस तरह से हम किसी भी संवृत, विवृत और अर्ध संवृत अंतराल अगर हमें दिया जाए तो उनको संख्या रेखा पर इस बिंदु में निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट बेसिक की ओर। अगला टॉपिक है पावर सेट यानी घात समुच्चय क्या होता है। घात समुच्चय सीखने के लिए हम समुच्चय ए के उप समुच्चय का समुच्चय संग्रह लेते हैं और उसी को घात समुच्चय नाम देते हैं। ठीक है ना, परिभाषा से अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मैं उदाहरण देके समझाऊंगा, समझना। सबसे पहले हमें यहां उदाहरण दे रखा है और ये दे रखा है ए समुच्चय है जिसके अवयव हमें दे रखे हैं 1, 2, 3। सबसे पहले हमें इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं उन उप समुच्चय को बनाना है। तो उन उप समुच्चय को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फाई होता है वो सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उसके बाद हम 1 को भी लिख सकते हैं, उसके बाद हम 2 को भी लिख सकते हैं, 3 को भी इसका उप समुच्चय कह सकते हैं। अब जोड़े बनाते हैं, 1, 2 को भी उप समुच्चय कह सकते हैं, 1, 3 को भी उप समुच्चय कह सकते हैं, फिर हम यहां पर 2, 3 को भी उप समुच्चय कह सकते हैं। ठीक है, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और हम यहां पर 1, 2, 3 इन तीनों को लेकर भी उप समुच्चय कह सकते हैं। आपने पीछे पढ़ लिया ना उप समुच्चय किसे कहते हैं, कि ये अवयव अगर हमें इस समुच्चय में देखने को मिले तो हम क्या कह सकते हैं कि वह इसका उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय बनेंगे कितने, इसकी पहचान करने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n उप समुच्चय ज्ञात करने का सूत्र है। n यहां अवयवों की संख्या है, अवयव 1, 2, 3 है, तो 2 की पावर n का मतलब 2 की पावर 3 और इसका मतलब कितना होता है 8। आप चेक करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी हम कह सकते हैं इस ए समुच्चय के इतने 8 क्या बन सकते हैं, उप समुच्चय बन सकते हैं। और इन्हीं उप समुच्चय को यहां पर नीचे लिखा है 5, 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 1 और 1, 2, 3, ये सारे के सारे कितने समुच्चय हो गए, 8 समुच्चय। अब इन 8 समुच्चय को हमें क्या करना है, घात समुच्चय बनाना है। तो क्या क्या है हमारे पास, एक तो 5 आया, एक 1 आया, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है, चौथा 1, 2 है, पांचवा 1, 3 है, छठा 2, 3 है। ठीक है, उसके बाद 7वां कौन सा हो जाएगा, 1, 3 आ चुका है, 5 आ चुका है, एक आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ चुके हैं
और लास्ट 1 2 3 ये 8वां आ गया। इन सभी उप समुच्चय को लेकर अगर इकट्ठा करके वापस एक समुच्चय बना दे तो इसे कहते हैं घात समुच्चय, पावर सेट। तो हमने ए का घात समुच्चय कैसा निकाला, जो समुच्चय हमें 5 से लेकर और यहां तक दे रखा था, इसके आगे भी हमने समुच्चय का चिन्ह लगा दिया और ये सभी उप समुच्चयों का एक इकट्ठा समुच्चय संग्रह हो गया, जिसका नाम क्या रखा गया है, घात समुच्चय। ठीक है, इसी को मैं एक एग्जांपल से और समझा रहा हूं, समझना। एक हमें समुच्चय दे रखा है ए, जिसके अवयव है केवल 1 और 2। तो सबसे पहले हम इसके जितने भी सबसेट बनते हैं, यानी इसके जितने भी उप समुच्चय बनते हैं, इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। पता कैसे चलेगा, सूत्र है 2 की पावर n। तो 2n अवयव 2 ही दे रखे हैं, तो इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, केवल 4। 4 कौन कौन से इसके सबसेट, एक तो है 5, दूसरा है 1, तीसरा है 2 और चौथा है 1 और 2। ठीक है ना। अगर हमें इनका बनाना है पावर सेट, यानी क्या बनाना है, घात समुच्चय, तो घात समुच्चय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को, 1 को, 2 को, वापस 1 और 2 को अगर आगे समुच्चय बनाकर लिख दें तो ये सबका क्या कहलाएगा, घात समुच्चय। इस तरह से हम घात समुच्चय को लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि घात समुच्चय का मीनिंग क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक तो आप बेसिक ही बेसिक पढ़ा रहे हो, इसके अंदर फिर क्वेश्चन कब करवाओगे। अरे भाई, जब तक हम बेसिक नहीं पढ़ेंगे तब तक हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जितना बेसिक इस प्रश्नावली में काम आने वाला है, पहले हम उसको ढंग से तैयार कर लेते हैं। बाद में प्रश्नावली क्वेश्चन में ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसी बेसिक के कंसेप्ट को उठाना है और आपको आंसर देना है। ठीक है ना। तो बेसिक में आलस नहीं करना है, बेसिक को अच्छे से तैयार करना है। अगला जो टॉपिक है वह है उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं। ये मैंने पीछे पढ़ा दिया है कि यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ ए में अवयवों की संख्या x है, तो ए के घात समुच्चय में उप समुच्चय या उप समुच्चय के अवयव की संख्या निकालने का सूत्र होता है 2 की पावर x। हमने यहां पीछे देखा था कि जैसे हमारे पास कोई समुच्चय ए है और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयव कितने हैं, तो हमने n मान लिए थे। तो यहां पर उप समुच्चय की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला बना वो बना 2 की पावर n। तो अगर उप समुच्चय की संख्या निकालनी है, अवयव x दे रखे हैं तो 2 की पावर x लिख लो, यहां अवयव n दे रखे हैं तो 2 की पावर n सूत्र हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसका लास्ट बेसिक है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला हमें दे रखा है समष्टीय अथवा सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट की परिभाषा को समझने से पहले हम इसका एक उदाहरण समझते हैं। एक हमें समुच्चय दे रखा है ए बी सी डी इसके अवयव हैं। एक समुच्चय दे रखा है बी, ए ई आई ओ यू इसके अवयव हैं। अगर इन दोनों ही समुच्चय को एक ही समुच्चय में ढूंढना हो तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और हमारे पास ए से लेकर और जेड तक पूरी एबीसीडी लिखी हुई है। क्या इस पूरी एबीसीडी में ए वाले समुच्चय के अवयव भी आ जाएंगे और बी वाले समुच्चय के अवयव भी आ जाएंगे? अगर दोनों ही समुच्चय के अवयव अगर किसी एक ही समुच्चय में देखने को मिले तो उस समुच्चय को इन दोनों समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहा जाता है। यही सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा है। एक उदाहरण से और देखते हैं। हमारे पास जो ए है उसमें अवयव दे रखा है 1 2 3 और जो बी हमें दे रखा है उसमें अवयव दे रखा है 8 9 11 और एक अवयव में यू बना लेता हूं जिसमें लिखा हुआ है प्राकृत संख्याओं का संग्रह। क्या लिखा हुआ है? प्राकृत संख्याओं का संग्रह। अब आप कहोगे सर प्राकृत संख्याओं का संग्रह है, इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आप इसको अनंत तक ले जा सकते हैं। यह प्राकृत संख्याओं का संग्रह है। अब आप चेक करेंगे ए में अवयव 1 2 3 है, मिल रहे हैं इसके अंदर। बी में अवयव 8 9 11 है, मिल रहे हैं इसके अंदर 8 9 और 11। तो हम कह सकते हैं इन दोनों ही समुच्चय के अवयव केवल एक ही समुच्चय में मिले तो वह समुच्चय उन दोनों समुच्चयों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। इसे हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। ठीक है,
अब इसकी परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। परिभाषा हमें दे रखी है समष्टि अथवा सार्वत्रिक समुच्चय की। किसी दिए गए समुच्चय के संदर्भ में वह समुच्चय जो विचारणीय समुच्चय और उसके जैसे सभी समुच्चय का अधिसमुच्चय हो, समष्टीय समुच्चय कहलाता है या सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। और इसका प्रतीक जो होता है वह इसको यू सिंबल से दर्शाते हैं, यूनिवर्स सेट से। तो आसान और सरल भाषा केवल इतनी सी है कि हमें दो अलग अलग समुच्चय देखना है और उसका यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय निकालना है। तो दिए गए समुच्चय के सभी अवयव उसमें आने चाहिए तो वो सार्वत्रिक समुच्चय है, अदरवाइज सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा सीखकर प्रश्नावली 1.3 के बेसिक को यहीं पर स्टॉप करते हैं। अब हम करेंगे 1.3 के क्वेश्चन और एग्जाम्पल। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 40 मिनट तक मैंने केवल इस प्रश्नावली के बेसिक को समझाया है, जिससे कि आपका कोई भी डाउट आगे जब हम क्वेश्चन करें तो उसमें नहीं रहे। तो बेसिक आपको पहले तैयार करना है। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक या इन प्रतीकों को हमें भरना है। अब प्रतीक कौन कौन से हैं? एक तो सबसेट होगा वो वाला प्रतीक है, एक सबसेट नहीं होगा वो वाला प्रतीक है। ठीक है ना, इनको हमें भरना है। तो सबसे पहले आप चेक करें, इसमें हमें दे रखा है 2 3 4 और इसमें हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 अवयव वाले समुच्चय। क्या ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा वो बताना है। तो क्या 2 इसमें भी है, इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी है और हमें इसमें भी देखने को मिल रहा है 3। ठीक है, और उसके बाद में 4 इसमें भी है और इसमें भी देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इस वाले समुच्चय के सभी अवयव इसमें हैं, तो पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट होगा, इसलिए इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, सेकंड हमें दे रखा है ए बी सी। तो देखो ए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, अगर एक के लिए मना हो जाए तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। ठीक है, थर्ड हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। बताना है एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो आप क्या कहोगे, जैसे मान लो आपकी कक्षा 11 के अंदर 30 विद्यार्थियों की क्लास है और आपके विद्यालय के अंदर 530 विद्यार्थियों का एक विद्यालय है। तो मुझे बताओ आपके जो कक्षा के 30 विद्यार्थी है वो उन 530 में से ही तो होंगे, क्योंकि आपके विद्यालय के बारे में, आपकी कक्षा के बारे में पूछा है। तो आपकी कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय अवयव आपके विद्यालयों के अवयवों से तो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी आपके विद्यालय से आएंगे, तो ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, आगे में दे रखा है फोर्थ, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या केवल 1 इकाई है। अब इसको समझने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं। पहले वाले में हमें क्या दे रखा है, वृत्त है, त्रिज्या नहीं दे रखी। तो मान लेते हैं कि पहले वाले में जो वृत्त है वो 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर किसी भी त्रिज्या का वृत्त हो सकता है। तो मैंने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। लेकिन सेकंड वाले में बोल रहा है कि वृत्त तो है लेकिन उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा यहां पे मैंने दूसरे वाले में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। अब ये पहले वाले का 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त इस दूसरे वाले में 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले में वृत्त में नहीं है। इसका मतलब इसका अवयव इसके अंदर नहीं आने के कारण पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट या उपसमुच्चय नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से पांचवा क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है और यहां दे रखा है एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक आयत है। तो हम कहेंगे त्रिभुज आयत में हो ही नहीं सकते क्योंकि दोनों की आकृति अलग अलग है। तो अवयव मैच नहीं करने की वजह से यह इसका उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। आगे इसका छठा दे रखा है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है और एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो फर्स्ट वाले में तो समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री के। जबकि दूसरे वाले में दे रखा है कि केवल त्रिभुज है। त्रिभुज में वो समबाहु भी हो सकता है, त्रिभुज में वो समद्विबाहु भी हो सकता है,
त्रिभुज में वो समकोण भी हो सकता है, त्रिभुज में वो विषमबाहु भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं समबाहु जो है वो इनके सभी प्रकारों में से किसी एक प्रकार में मौजूद होगा। इसका मतलब सभी समबाहु इसमें से मैच करेंगे तो हम कहेंगे पहला वाला दूसरे वाले का सबसेट होगा। ठीक है, आगे दे रखा है 7वें नंबर का x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है और दूसरा x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या है। सम प्राकृत संख्या जो होगी वह 2, 4, 6, 8 डॉट 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 होगी और यहां पे पूर्णांक संख्या जो होगी वो माइनस से कंटिन्यू रहेगी, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आगे तक चलती रहेगी। तो मैं कहूंगा 2, 4, 6, 8 जो सम संख्या है वो इसमें 2, 4, 6 आगे 8 इसी तरह से सारी की सारी संख्या इसमें मिलती रहेगी। तो ये सारे के सारे अवयव इसमें मौजूद होने के कारण पहले वाला दूसरे वाले का क्या कहलाएगा? उप समुच्चय। तो इसके अंदर केवल प्रश्न पढ़ना है और कारण देना है कि कैसे उप समुच्चय होगा या नहीं होगा, बाकी सारा खेल पूरा बेसिक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। अब हमें दे रखा है कि या तो उपसमुच्चय होगा, उपसमुच्चय नहीं होगा, या वो उसके अंदर रहता है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है ना, अगर ये देखो क्या दे रखा है ए और बी जो है उपसमुच्चय नहीं है इसका, तो मुझे बताओ क्या ए इसके अंदर मौजूद है क्या, बी इसके अंदर मौजूद है क्या? अगर इस समुच्चय के अवयव अगर इसमें उपस्थित है तो ये इसका उपसमुच्चय होना चाहिए, जबकि नहीं के लिए बोल रहा है तो इस वजह से यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। होना चाहिए जबकि ये नहीं होने की जानकारी दे रहा है। सेकंड हमें दे रखा है ए और ई जो दो अवयव हैं वह उपसमुच्चय हैं एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आप इस समुच्चय निर्माण को रोस्टर में लिख लो। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो क्या ए और ई जो हैं वो अवयव हमें यहां देखने को मिल रहे हैं? तो इसका मतलब ये इसका क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। और ऐसा दे रखा है तो ये कथन क्या है? सत्य है। आगे थर्ड में दे रखा है 1, 2, 3 अवयव 1, 3 तो है लेकिन ये 2 इसमें नहीं है, फिर भी ये उपसमुच्चय बोल रहा है जबकि नहीं होना चाहिए, इसलिए यह कथन क्या है? असत्य है। ठीक है, आगे हमें क्या दे रखा है ये जो ए है इस वाले समुच्चय के अवयव ए से मैच कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये इसका क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय। कह रहा है उपसमुच्चय है, इसलिए इसका कथन क्या होगा? ये सत्य होगा। आगे हमें दे रखा है कि ये जो ए और उसके आगे जो मजला लगा हुआ है ऐसा रहता है इसमें, तो आप कहोगे ए के आगे तो मजला है लेकिन इस ए के पीछे मजला नहीं है, यानी सेम ऐसा का ऐसा इसमें होना चाहिए, ये इसके बिलोंग्स टू की पहचान है। तो ऐसा तो नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या है? असत्य। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो ये सत्य कैसे होता उसके लिए सुन लो। अगर हमें ये दे रखा है मजला ए मजला बिलोंग करना था इसके अंदर, तो ये हमें मजला के साथ दिखना चाहिए था, ए, बी और सी। यानी ये जैसा इसमें बाहर यहां पर मौजूद है ये पूरा का पूरा अवयव इसमें यहां पर इस तरह से दिखना चाहिए था, तब ये बिलोंग का नियम लगेगा। नहीं तो यहां पर केवल और केवल ये सबसेट का नियम लगाना था। ठीक है ना, सबसेट में केवल हम अवयव चेक करते हैं जबकि बिलोंग के अंदर पूरा अवयव चेक करते हैं। ठीक है, इस तरह से ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। इसके छठे नंबर पे हमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। तो इसका सबसे पहले अपन रोस्टर बनाते हैं। 6 से कम लेना है और प्राकृत संख्या लेना है। 6 से कम सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या में 2 आएगा और 4 आएगा और कोई नहीं आएगा। अब ये सबसेट बता रहा है अगले वाले का एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या तो है लेकिन वो किसकी विभाजन करती है? 36। तो 36 1 से भी विभाजित हो जाता है, 2 से विभाजित हो जाता है, 3 से विभाजित हो जाता है, 4 से, 6 से, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता,
9 से, 10 से, 11 से, 12 से होता है, 13 से, 14 से, 15 से, 16, 17, 18 से होता है, 19, 20, 21 और आखिरी संख्या 36 से होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि पहले वाले समुच्चय का जो रोस्टर है वो ये होगा और दूसरे वाले समुच्चय का जो रोस्टर है वो ये होगा। क्या 2 और 4 जो इसके अवयव है क्या इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसमें रह रहे हैं? तो ये 2 और 4 इसके अवयव दूसरे वाले में हैं, तो पहला वाला दूसरे वाले का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा। और ऐसा प्रश्न में कह रहा था तो हम कहेंगे यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 में यह चेक करना था कि कौन किसका सबसेट दिया गया है या नहीं दिया गया है, या कौन किसका बिलोंग टू बन रहा है, क्या वो सत्य है या असत्य। बस बेसिक कंसेप्ट, अगर आगे आपने 40 मिनट की जो क्लास देखी है उस बेसिक कंसेप्ट के आधार पर इन क्वेश्चनों में हमें आंसर देना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका 3rd नंबर वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है, मान लीजिए कि ए हमें एक समुच्चय दे रखा है। किस तरह से? इसमें अवयव दे रखा है 1, 2, अवयव दे रखा है 3, 4 इकट्ठा है, फिर दे रखा है 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्यों नहीं है, आपको बताना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले हमें दे रखा है 3 और 4 जो है क्या वह ए का सबसेट होगा? तो हम क्या लिखेंगे? यह कथन सत्य नहीं है। यह कथन क्या है? असत्य। असत्य है। अब क्यों असत्य है उसको समझो। यह अगर ऐसे होता 3 और 4, ये अगर होता तो कथन सत्य होता, क्योंकि आप चेक करो 3, 4 जो है वह इस ए में रहता है, तो आप कहोगे 3, 4 के आगे भी मजला दे रखा है, पीछे भी मजला दे रखा है, तो अकेला 3, 4 इस ए में नहीं रहता है, 3, 4 का मजला ए में रहता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। सेकंड हमें दे रखा है 3, 4 का मजला पूरा का पूरा एग्जिस्ट करता है ए में, तो हम कहेंगे बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही हमें नजर आ रहा है कि ये पूरा का पूरा किस में रहता है? ए में, तो ये कथन क्या है? सत्य। थोड़ा ध्यान से सीखना है। आगे हमें दे रखा है 3, 4 आगे मजला और पूरे का मजला, ये इस ए का क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। बिल्कुल ऐसा हमने अभी अभी ऊपर डिस्कस किया है, इसका मतलब ये कथन क्या है? सत्य है। नेक्स्ट दे रखा है ये एक अवयव है ए का, तो चेक करते हैं। हमें यहां पर एक दे रखा है और बिल्कुल ये ए में रहता है, तो हम कह सकते हैं ये एक जो है वो ए का अवयव है, तो यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, यहां पे एक जो है वह ए का सबसेट है, हम कहेंगे ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य है, उसके पीछे का रीजन मैं दे रहा हूं। अगर ये ऐसे होता, आगे मजला लगा हुआ होता और फिर ये ए का सबसेट होता, तब हम कहते हैं कथन सत्य है। लेकिन ये डायरेक्ट एक जो है वह ए का सबसेट नहीं है, एक जो है वह ए में रहता है, ऐसा सही है। ठीक है, आगे हमें दे रखा है 1, 2, 5 जो है वह सबसेट है ए के, तो सबसे पहले मैं ए को लिख देता हूं। ए हमें दे रखा है 1, 2 मजला, 3, 4 मजला, फिर दे रखा है 5 मजला बंद, ये ना। तो 1, 2 और 5, 1, 2 और 5 ये सारे के सारे किस में रहते हैं? ए में रहते हैं। बिल्कुल यह कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके छठे क्वेश्चन की ओर। छठे नंबर पे हमें दे रखा है कि 1, 2, 5 का मजला जो है वह रहता है ए में, तो मैं आपको समझा दूं। ए जो हमें पीछे दे रखा था वो है 1, 2 मजला, 3, 4 फिर दे रखा है 5। अब ये बोल रहा है कि 1, 2 और 5 जो है वो रहता तो है ए में, लेकिन इनके आगे और पीछे जो मजला लगा हुआ है ऐसा पूरा का पूरा ए में नहीं रहता है, तो हम कहेंगे यह कथन क्या है? असत्य। ठीक है, आगे इसके 8th नंबर पे हम देखते हैं
1 2 3 जो है वह सबसेट बनता है ए का। तो मैं कहूंगा 1 और 2 तो बन रहा था सबसेट, लेकिन ये जो 3 है वह अंदर और मजला में दिया गया है 4 के साथ। ऐसा नहीं होने की वजह से यह कथन क्या हो जाएगा? असत्य। आगे हमें दे रखा है फाई रहता है ए में। मैंने पीछे पढ़ाया था कि फाई किसी भी समुच्चय का सबसेट हो सकता है, लेकिन वो उसमें रहता है, बिलोंग करता है, ये उसके अंदर उसके होने की स्थिति से पता चलेगा। तो यहां हम ए में देखते हैं कहीं पर भी फाई नहीं है, तो हम नहीं कहेंगे कि ये इसमें रहता है। इसका मतलब ये कथन क्या है? इसका असत्य है, सत्य नहीं है। जबकि दे रखा है कि फाई जो है वह ए का सबसेट है, तो हम कह सकते हैं रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, ऐसा कहा गया है, तो कथन क्या हो जाएगा? सत्य। अब ये बोल रहा है कि जो फाई है ऐसा कोई अवयव है जो ए में रहता है और उसका उप समुच्चय है, तो फाई तो कोई है ही नहीं उसके अंदर, फाई नहीं है, इसका मतलब ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। इस तरह से हमें इसके 9 क्वेश्चन की जानकारी देनी थी, और ये केवल बेसिक पर आधारित क्वेश्चन थे, जिनको हमें बताना है कि कौन किसका उपसमुच्चय बनेगा, नहीं बनेगा, कौन किसका बिलोंग्स टू है और कौन किसका नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है निम्नलिखित समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमें एक समुच्चय ए दे रखा है और इसमें ए के अवयव दे रखा है ए के अवयव दे रखा है, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 1। किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय निकालने के लिए एक सूत्र होता है 2 की पावर n, तो यहां पे 2 की पावर n कितना है? 1। तो 2 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 2। तो इसके उप समुच्चय की संख्या केवल 2 ही होगी, वो लिखने भी हैं, तो यहां पर हम उप समुच्चय लिखते हैं। इसके पहला उप समुच्चय तो फाई होगा, फाई किसी भी समुच्चय का क्या कहलाता है? उप समुच्चय। और दूसरा हमें ए दे रखा है, तो ए जो है वह इस समुच्चय का उप समुच्चय होगा। ऐसे हमें इसके उप समुच्चय लिखने थे। आगे सेकंड हमें दे रखा है ए और बी, यानी मान लेते हैं ये एक समुच्चय दे रखा है ए जिसमें अवयव है ए और बी, यानी अवयवों की संख्या यानी एन का मान कितना दे रखा है? 2। उप समुच्चय निकालने का सूत्र होता है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n कितना दे रखा है? 2। ये कितना हो जाएगा? 4। तो इसमें उप समुच्चय कितने आएंगे? 4। ये उप समुच्चय जो 4 हैं उन चारों उप समुच्चय को लिखते हैं। पहला तो फाई सभी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, दूसरे नंबर पे ए को अलग से लिख दिया, फिर हमने बी को अलग से लिख दिया, ठीक है, और फिर हमने इस ए और बी को साथ में लिख दिया। ऐसा करके टोटल 1 2 3 4 इसके क्या बना सकते हैं? उप समुच्चय। ठीक है, आगे इसमें तीसरा दे रखा है 1 2 3, तो इसमें अवयवों की जो संख्या है वो 3 है, और इस समुच्चय को मैं ए नाम दे देता हूं, जिसके अवयव है 1 2 और 3। उप समुच्चय निकालने का सूत्र होता है 2 की पावर n, तो 2n कितना दे रखा है? 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो टोटल उप समुच्चय कितने बनेंगे? 8। 8 कौन कौन से हैं? उन उप समुच्चय को हम यहां पर बनाकर लिखते हैं। तो ये 8 उप समुच्चय में पहला तो हो जाएगा 5, दूसरा हो जाएगा 2, तीसरा 3, चौथा 1 भी रह गया था, उसके बाद 1 को 2 के साथ लेना है, 1 को 3 के साथ लेना है, ठीक है, 2 को 3 के साथ लेना है, और बचा हुआ 1 2 3 लेना है। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं? इसके उप समुच्चय। ठीक है, एक हमें दे रखा है फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, और रिक्त समुच्चय में अवयव कितने होते हैं? 0। n कितना हो गया? 0। और ए हमें दे रखा है ये फाई रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को अपन ऐसे लिख सकते हैं जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, खाली हो। तो इसमें उप समुच्चय की संख्या निकालने का सूत्र 2 की पावर n, 2, n कितना दे रखा है? 0। किसी भी संख्या की पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1। तो इसमें जो उप समुच्चय आएगा वो 1 ही आएगा, और हम जानते हैं किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय 1 वो फाई होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका उप समुच्चय कितना आ गया? फाई। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखना है।
एक हमें समुच्चय निर्माण दे रखा है। x इस तरह से परिभाषित है कि x रहता है रियल नंबर में, -4 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 6। अंतराल हमें लिखना है तो मैंने बताया था कि अगर छोटी संख्या दे रखा, छोटा वाला अगर मान दे रखा है लेस देन वाला, तो केवल छोटा वाला कोष्टक, लेस देन के साथ अगर बराबर दे रखा है तो बड़ा वाला कोष्टक। आगे कितना दे रखा है -4 और पीछे कितना दे रखा है 6, तो ये इसका अर्ध संवृत अंतराल हो गया। ऐसे अंतराल लिखना है, ठीक है। सेकंड नंबर हमें दे रखा है -12 और -10 के दोनों तरफ जो चिन्ह है वह कैसे दे रखे हैं, लेस देन वाले, यानी इक्वल नहीं दे रखा है तो दोनों तरफ छोटा वाला अंतराल आएगा। एक में दे रखा है -12 और दूसरे में दे रखा है -10, ठीक है। तीसरा हमें दे रखा है, तीसरे में अंतराल लिखते हैं 0 और 7 दो संख्या है तो उन दोनों संख्या को उतार दो। अब आगे की तरफ देखना, हमें बराबर दे रखा है तो बड़ा वाला कोष्टक लगा दो, पीछे केवल हमें लेस देन दे रखा है तो छोटा वाला कोष्टक लगा दो। इस तरह से अंतराल लिखना है। इसका चौथा क्वेश्चन दे रखा है, संख्या 3 और 4 है तो 3 और 4 को उतार दो। आगे और पीछे दोनों में बराबर दे रखा है तो बड़ा वाला कोष्टक लगा दो। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका अंतराल बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखो। अब हमें अंतराल दे रखा है, इसका समुच्चय निर्माण लिखना है। तो समुच्चय निर्माण जैसे मान लेते हैं, इसको हमने a लिखा। सबसे पहले हमें x सच दैट x जो आता है रियल नंबर से, ये तो सब में लिखना ही लिखना है। बाकी अंतराल -3 0 दे रखा है तो -3 को उतार दो, इधर 0 को उतार दो और बीच में x लिख दो। आगे मेरी बात समझ में? दोनों तरफ छोटे कोष्टक दे रखे हैं तो केवल लेस देन लगा के छोड़ना है। ये दिए गए अंतराल का क्या निकल कर आ गया, समुच्चय निर्माण। ऐसे ही हमें सेकंड दे रखा है, इसको मैं b समुच्चय मान लेता हूं। हमें x सच दैट x रहता है रियल नंबर में तो लिखना ही है। संख्या 6 और 12 दे रखी है तो 6 को लिखना है, 12 को लिखना है, बीच में x को उतार देना है। अब दोनों तरफ बड़े कोष्टक है, इसका मतलब लेस देन के साथ बराबर, लेस देन के साथ बराबर लिखकर समुच्चय निर्माण को बंद करना है, ठीक है ना। अब ये आसान तब हो गया जब हमने बेसिक के अंदर काफी मेहनत की, ठीक है ना। आगे इसके थर्ड नंबर वाले को देखो, इसको मैं समुच्चय सी नाम देता हूं। आपको इतना तो लिखना ही है, x सच दैट x बिलोंग टू रियल नंबर। संख्या में 6 और 12 दे रखी है तो 6 को भी लिख दिया और 12 को भी लिख दिया और बीच में x लगा दिया। यहाँ पे छोटा वाला कोष्टक दे रखा है तो केवल लेस देन, बड़ा वाला कोष्टक पीछे दे रखा है तो लेस देन के साथ बराबर। ये दी गई संख्याओं का क्या कहलाएगा, दिए गए अंतराल का समुच्चय निर्माण कहलाएगा। आगे फोर्थ नंबर हमें दे रखा है, इसे हम डी समुच्चय निर्माण मान लेते हैं, जिसमें हमें लिखना है x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर में। अब ये दोनों संख्या है उसमें हमें x लिखना है, एक में -23 5 है तो -23 तो आगे हो जाएगा, 5 पीछे हो जाएगा। बड़े वाले कोष्टक के लिए हमें क्या करना है, लेस देन इक्वल। छोटे वाले कोष्टक के लिए हमें क्या लिखना है, केवल लेस देन। इस तरह से दिए गए समुच्चय, दिए गए अंतराल से समुच्चय निर्माण लिखा जा सकता है और इसी समुच्चय निर्माण की लिमिट को देखकर उसका अंतराल लिखा जा सकता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आसान तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। फर्स्ट नंबर पे दे रखा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और सेकंड हमें दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो हम कहेंगे हमें एक ऐसा समुच्चय सोचना है जिसमें समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय शामिल हो। तो हम यहां पे लिखेंगे सभी त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज भी आ जाएंगे। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय इन दोनों ही प्रश्नों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे आंसर, नीचे लिख देता हूं, उपरोक्त दोनों कथनों के आधार पर इनका यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय निम्न प्रकार से होगा।
ठीक है। निम्न प्रकार कौन सा है? इनका जो सार्वत्रिक समुच्चय U है वो होगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। सभी त्रिभुजों का समुच्चय, और सभी त्रिभुजों के समुच्चय का मतलब हो गया जिसमें समबाहु भी आ जाएंगे, समद्विबाहु भी आ जाएंगे, समकोण भी आ जाएंगे, और ऊपर वाले जो दोनों समकोण और समद्विबाहु है वो इसके अंदर विलोम है, विलोम करेंगे तो हम कह सकते हैं सभी त्रिभुजों का समुच्चय ऊपर दिए गए दोनों ही कथनों का सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ये सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा हमने पढ़ी थी। आगे बढ़ते हैं इसके 8वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है समुच्चय ए जिसके अवयव 1 3 5 हैं, समुच्चय बी जिसके अवयव 2 4 6 हैं, समुच्चय सी जिसके अवयव 0 2 4 6 8 प्रदत्त हैं। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए हमें निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रयोग में लेना चाहिए? अब इन चारों में हम चयन किस आधार पर करेंगे? ए बी और सी इन तीनों समुच्चय के अवयव उसमें हो तो वो उनका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो यहां पे देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 तो है, 0 1 2 3 4 5 6 तो है। यहां पे क्या क्या दे रखा है, लेकिन 8 नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला रिजेक्ट हो गया। 5 ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रिक्त तो हो। ये देखते हैं हम यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तो है, लेकिन 0 नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो यहां पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये जो समुच्चय है, इस समुच्चय में इन तीनों समुच्चय के अवयव उपस्थित हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो है वो इन तीनों का क्या बन सकता है? सार्वत्रिक समुच्चय बन सकता है। तो हम इस तीसरे का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? यूनिवर्सल समुच्चय जो होगा वो कौन सा होगा? थर्ड वाला। और थर्ड वाला क्यों होगा? क्योंकि थर्ड वाले में जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक की जो संख्या दे रखी है वो ए वाले समुच्चय में मौजूद है, 1 3 5। बी वाले समुच्चय की संख्या भी मौजूद है इसमें, 2 4 6। और सी वाले समुच्चय की संख्या भी इसमें मौजूद है जिसका मान दे रखा है 0 2 4 6 8। ये तीनों ही अवयवों की या तीनों ही समुच्चय के अवयव उस थर्ड वाले में मिल रहा है, इसलिए थर्ड वाले को हमने सार्वत्रिक समुच्चय यू नाम दिया। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 8 को हमें सॉल्व करना था। अब इस प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चंस तो कंप्लीट है, अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 1 से लेकर 8 तक तो हम 1.1 और 1.2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 10 11 1.3 के एग्जाम्पल सोल्व करेंगे इस वीडियो में। क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखे समुच्चय पर विचार कीजिए। क्या हमें दे रखा है? 5 ए हमें समुच्चय 1 3 अवयव वाला दे रखा है, बी समुच्चय 1 5 9 अवयव वाला दे रखा है, सी समुच्चय 1 3 5 7 9 समुच्चय वाला दे रखा है। प्रत्येक समुच्चय युग्म के बीच सही प्रतीक यानी कौन सबसेट है कौन सबसेट नहीं है, उप समुच्चय होने या नहीं होने की जानकारी देनी है। सबसे पहले हम कहते हैं 5b का क्या सबसेट होगा क्या? तो देखने की आवश्यकता नहीं है, 5 सभी समुच्चय का सबसेट होता है। क्या a b का सबसेट होगा क्या? तो a में दे रखा है 1 3, b में दे रखा है 1 लेकिन 3 नहीं है, तो ये जो a है वह b का सबसेट नहीं होगा। क्या a c का सबसेट होगा क्या? a में दे रखा है 1 3, c में भी आ रहा है 1 3, तो अवयव मिलने की वजह से ये सबसेट होगा। b c का सबसेट होगा या नहीं होगा? b में दे रखा है 1 5 9 और c में भी दे रखा है 1 5 9, यानी अवयव आ रहे हैं, तो ये इसका सबसेट होगा। ठीक है, इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट है। 10वां एग्जाम्पल हमें दे रखा है, मान लीजिए a हमें दे रखा है a e i o u अवयव वाला समुच्चय और b दे रखा है a b c d अवयव वाला समुच्चय। क्या a b का उपसमुच्चय है या नहीं, कारण के साथ बताना है। तो a में देखो अवयव यहां पर i है लेकिन इसमें i नहीं है, तो हम कहेंगे कि यहां पे जो ये i विलोम जो कर रहा है वो a में, यही i किसमें विलोम नहीं करेगा? b में, जिस वजह से a जो है वह
बी का उप समुच्चय नहीं बनेगा। और भी आप देख सकते हैं, एक का ही मना करना है आपको, बाकी यू भी नहीं है इसमें, ओ भी नहीं है इसमें, ई भी नहीं है इसमें। ए केवल ए होने की वजह से हम इसको उपसमुच्चय नहीं कहेंगे, सभी अवयव अगर मैच करेंगे तो ही हम उपसमुच्चय कहेंगे। ठीक है, अब इसके लास्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, मान लीजिए ए बी और सी तीन समुच्चय हैं। यदि ए रहता है बी में तथा बी उपसमुच्चय है सी का, तो क्या सत्य है कि ए भी उपसमुच्चय हो सी का? यदि नहीं तो एक उदाहरण हमें देना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, उदाहरण से समझ में आएगा प्रश्न, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लेते हैं जो ए हमारे पास समुच्चय है वो एक है। अब प्रश्न में दे रखा है कि ए किसमें रहता है? बी में। ए बिलोंग टू बी। तो हमें बी ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें ए पूरा का पूरा विद्यमान हो। तो ये ए पूरा का पूरा मैंने अवयव ले लिया और थोड़ा उससे अलग रखने के लिए दो ले लिया। तो अब इससे परिभाषित हो रहा है कि ये ए बी में रहता है। ए कितना है? मजला एक दे रखा है जो कि बी के अंदर रहता है। फिर हमें कंडीशन दे रखी है कि जो बी है वह सी का उपसमुच्चय है, यानी बी के जो अवयव हमें दे रखे हैं मजला एक और दो, वो सी में होना चाहिए। प्रश्न की शर्त को लेकर चलते हैं, जो बी है वह सी का क्या है? सबसेट है। तो सी हमें इस तरह से मानना है जिसमें बी के अवयव हो, एक और दो तो है ही, और उससे थोड़ा अलग क्या रख लिया हमने? तीन रख लिया। तो प्रश्न ये कहना चाहता है क्या ये ए जो है वह सी का सबसेट होगा? अब यहां पे देखो ए क्या है हमारे पास? एक दे रखा है, जबकि सी हमारे पास क्या दे रखा है? मजला एक दे रखा है। तो ये एक इसमें नहीं है, मजला एक इसमें है, तो ये एक इसका सबसेट नहीं होगा सी का। तो यहां पे क्या लिखेंगे? ए जो है वह सी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये भी समझ लें सबसेट कब होता? जब ये ए ऐसा होता और ये सी ऐसा है। ठीक है ना? तो आप कह सकते हैं कि ये जो ए हमें नजर आ रहा है जिसका अवयव है मजला एक, मजला बंद, और ये सी में हमें बिल्कुल एज इट इज नजर आ रहा है, तब मैं कह सकता ए सी का सबसेट है। लेकिन ऐसा ऊपर नहीं कहा गया है मानने के आधार पे, इसलिए ए सी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, 11वें एग्जाम्पल को आप एक बार रिपीट देखना जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, यहां हमारी प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होती है। यदि हमारा यह वीडियो पढ़ाया हुआ आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है। अब हम नेक्स्ट इस प्रश्नावली को नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इन प्रश्नावली 1.1, 2, 3 के वीडियो को अच्छे से तैयार कर ले, जिससे कि इस प्रश्नावली में कोई डाउट नहीं रहे। ठीक है, आज के लिए पर्याप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।